आलोक पांडे जी, आपके पास आऊंगी। एनडीए बनाम इंडिया, जनता का विश्वास मत कौन जीत पाएगा? क्या विपक्षी एकता प्रचंड सरकार से बनी सरकार के सिंहासन को हिला देगी क्या? क्योंकि ये तो 2024 का चुनाव बताएगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि उसके परिप्रेक्ष्य में क्या है, जी। दोनों लोगों का आत्मविश्वास कैसा है। हम्म। आज अगर आप देखेंगे तीसरे टर्म में दुनिया के तीसरे अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, यानी एनडीए इस कॉन्फिडेंस के साथ में है कि तीसरे टर्म में वो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया कहना ठीक नहीं है क्योंकि वो गैर संवैधानिक हो जाएगा। इंडिया अलायंस की बात अगर हम करते हैं तो इंडिया अलायंस तो भी एक अपना कॉमन चेहरा नहीं बता पा रहा है कि हम किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके नहीं आ पाया, तो सिर्फ मोदी को हराने के लिए बता रहे हैं क्या कि हम 2050 से भारत को क्या ले जाएंगे, अगले 5 साल में भारत को कहाँ लेके जाएंगे। तो इंडिया तो अभी अपने आंतरिक मतभेदों में फंसा हुआ है। अरविंद केजरीवाल से कैसे निपटेंगे, ममता बनर्जी से कैसे निपटेंगे, इनके आंतरिक मतभेद सोल्व करें तो निश्चित तौर से एनडीए को टक्कर दे सकते हैं। लोकतंत्र में जनता तय करती है एनडीए जीतेगा या इंडिया अलायंस जीतेगा। लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस की भी आंतरिक कमियां बहुत ज्यादा है। उन्हें खुद को अगर एनडीए से लड़ना है, मोदी से लड़ना है, मोदी ब्रांड से लड़ना है, तो खुद को अपने आप को सिद्ध करना होगा, अपने मतभेदों को मिटाना होगा। जी, यही सवाल मेरा नरेश जी से। नरेश जी, आलोक पांडे जी आपके पास आऊंगी। देखिए, क्या 2024 के नाम की जो लड़ाई है वो महंगाई, रोजगार, आर्थिकी जैसे मुद्दों से क्या जनता का ध्यान भटका रही है? देश जल रहा है, नेता तू मैं लगे हुए हैं और जनता ये मुंह ताक रही है कि कब हमारे मुद्दों पर बात होगी। इस राजनीति में आखिर जनता ही पिस रही है, कब हमारे देश के नेता राजनीति से हटकर जनता की हक की बात करेंगे? ये भी बड़ा सवाल है। मुद्दों को सॉल्व करते होते तो क्या हमारा देश इतना गरीब होता? देश के मुद्दा प्रोग्रेसिव मुद्दे उठाते हैं, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, जो उत्तेजना पैदा करे उससे वोट ले लेते हैं क्योंकि उससे 5 साल तक जरूरत नहीं होती है। तो आम जनता को तो 5 साल में जो एक बार देवता की तरह पूछ लिया था, एक बार उसकी चुनाव के पहले वैल्यू रखी आती है, उसमें भी जो नॉन इम्पोर्टेंट इशू है उसको लेकर के आते हैं। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी है या विपक्ष है, कोई भी व्यक्ति है, क्या वो देश के वास्तविक मुद्दों पर लड़ रहा है? नहीं। क्या सरकार वास्तविक मुद्दों के लिए प्रयास करे? वो भी नहीं। दोनों लोगों को एक आर्टिफिशियल मुद्दे बनाए जाते हैं जहाँ उत्तेजना पैदा, चाहे सत्ता पक्ष द्वारा हो या विपक्ष द्वारा हो, और उत्तेजना से जनता को बेवकूफ बना के मैं तो मानता हूँ कि वोट ले लिया जाता है। इसलिए चाहे सत्ता पक्ष लोग हो या विपक्ष लोग हो, सबको कम से कम अपने मुद्दों पर रहना होगा। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर बात करनी होगी, उसको सोल्व करने के लिए लड़ना होगा और विपक्ष को यही मुद्दे उठाने होंगे। अगर वो मणिपुर का मुद्दा उठाता है तो बंगाल का मुद्दा भी उठाना पड़ेगा। वो मणिपुर पर अकेले मुद्दा उठाएगा तो सिलेक्टिव हो जाएगा, आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। जी, यही सवाल मेरा नरेश जी आपसे है कि मणिपुर हिंसा की आड़ में सपेज कहां पर फंस रहा है, यह भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। और अगर इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए आलोक जी, तो क्या ये आगे महत्वपूर्ण रहेगा 2024 के चुनाव में भी मणिपुर का जो मुद्दा है? नहीं, देखिए, मैं 2-3 बातें बताऊं। इंदिरा गांधी के खिलाफ 14 बार अविश्वास प्रस्ताव आया था, विपक्ष क्या कर पाया था इंदिरा गांधी का? और 2018 में एनडीए के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, 2019 में पूर्ण बहुमत से और उससे ज्यादा 303 सीटें लेकर एनडीए की बनी थी। तो मैं तो उस समय इंदिरा गांधी को 14 बार अविश्वास प्रस्ताव ला करके भी उनको नहीं हिला पाया था। इंदिरा गांधी को आपातकाल की गलतियों की वजह से स्वयं हटना पड़ा था, विपक्ष नहीं हटा पाया था। रही बात तो बार बार क्योंकि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा योगदान दिया। मैं बताना चाहता हूँ देश को कि 1885 में जब कांग्रेस बनी थी 29 दिसंबर को मुंबई में, तो कांग्रेस का उद्देश्य था देश के आंदोलन को एक तरह से कमजोर करना, अंग्रेजों को खुद करना। राष्ट्रीय आजादी के लिए कांग्रेस नहीं बनाई गई थी। ह्यूज के दिमाग की उपज थी 1857 जैसा विद्रोह दोबारा न हो, तो कांग्रेस भारत की आजादी को कमजोर करने के लिए बनाई गई थी। कांग्रेस आजादी दिलाने के लिए नहीं बनाई गई थी। तो कांग्रेस का उद्देश्य ही राष्ट्रीय विरोध में था। इसलिए कांग्रेस जब ये कहती है कि उसने सब कुछ किया तो अपना ऑब्जेक्टिव पढ़ के बता दे। 1885 में कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, बता दे, देश को पता चल जाएगा कांग्रेस क्यों स्थापित की गई थी। इसके बाद थोड़ी हम लेके आए थे कि पूरा देश की तरह न फटे तो वॉल निकल जाए। कांग्रेस वॉज ओनली सेफ्टी वॉल। इसलिए कांग्रेस जब ये कहती है कि हमने सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। 1947 में जब देश आजाद हुआ और अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा, उसमें सबसे बड़ा कारण था नौसेना का विद्रोह, उसमें सबसे बड़ा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें सबसे बड़ा कारण था सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। इन कारणों से अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा था, न कि कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन से।
कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन से जिन्ना जैसे लोग भी निकले, कांग्रेस के नेता थे ना मोहम्मद अली जिन्ना। हमें भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस के एक नेता ने भारत का विभाजन करवाया था, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। तो कांग्रेस बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना पर दोष जाता है, जो कि कांग्रेसी नेता था। तो कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे स्पॉट है, बहुत सारे दाग है। जरा पहले मोहम्मद अली जिन्ना का ही दाग ढूंढ ले वो। इसलिए वो सोच समझ के बोलना चाहिए। इंडिया नारा तो ये अलायंस बना रहे हैं, ये बैकफायर कर सकता है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास में बहुत सारी गलतियां कांग्रेस ने करी है। उन गलतियों को बार बार जो सत्ता पक्ष है या जो भी व्यक्ति है जो वो उभारेगा, और कांग्रेस को आंदोलन देने में बहुत मुसीबत आने वाली है। इसलिए इंडिया जो नारा इन्होंने दिया है, जो अलायंस नाम दिया है, उनको बैकफायर करेगा, ये बात मान के चलिए। बिल्कुल, यही सवाल नरेश जी से मेरा आपसे है कि नरेश